सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या थी। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर जो है ये साइकेट्री की दुनिया में इंट्रोड्यूस कैसे हुआ ये टर्म। अमेरिका फॉट वॉर इन वियतनाम और अमेरिका हैड द वर्स्ट ऑफ इट्स वॉर एक्सपीरियंसेस इन वियतनाम। ये देखा गया कि जितने वियतनाम के वेटरन्स थे, वहाँ के फाइटर्स थे, जब वो वापस रिटर्न कर रहे थे उनमें डिफरेंट साइकेट्रिक और फिजिकल कंप्लेंट्स देखी गई। फिजिकल कंप्लेंट्स लाइक हेडेक, ट्रॉमा, हेडेक, डिजीनेस और स्टमक रिलेटेड इश्यूज, एग्जॉस्शन, फटीग, एक्सट्रीम pain in the body, or psychiatric complaints like nervousness, hyperarousal, and low mood, sadness, flashbacks about those events that they had seen. तो इनको एक स्टिग्मा से बचाने के लिए और इनको एक मेंटली इल डिक्लेयर करने से रोकने के लिए उन्होंने एक साइकेट्रिक टर्म इंट्रोड्यूस किया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का, इसलिए कि उस वक्त अब से ज़्यादा साइकेट्री स्टिग्मा कंसिडर होती थी। और साइकेट्री के साथ ये डायलेमा रहा है कि हमेशा लोग अवॉइड करते अपने आप को साइकेट्रिक पेशेंट लेबल होने से। तो इस स्टिग्मा को अवॉइड करने के लिए एक टर्म इंट्रोड्यूस किया गया, पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। बाद में ये देखा गया कि सिर्फ वॉर रिलेटेड कंडीशन नहीं है, इसलिए कि इनिशियली इसे कुछ और नाम थे, लाइक बैटल फटीग इसे कहते थे, इसे कहते थे शेल शॉक या सोल्जर्स हार्ट। तो इन सब के लिए फिर वर्ड यूज किया गया। दीज टर्म्स वर रिप्लेस्ड by a term that is PTSD, post traumatic stress disorder। तो बाद में क्या बात देखी गई कि ये सिर्फ वॉर जैसे ट्रॉमेटिक इवेंट्स के साथ रिलेटेड नहीं है, बल्कि ट्रॉमा जिस भी टाइप का होगा, चाहे वो फिजिकल असॉल्ट हो, सेक्सुअल अब्यूज़ हो, आपने फायर ऑब्जर्व किया, आपने एक्सीडेंट ऑब्जर्व किया या आप उसका हिस्सा रहे, आपने अर्थक्वेक ऑब्जर्व किया, फ्लड देखा या कोई भी ऐसी ट्रॉमेटिक सिचुएशन देखी, उसके बाद अगर ये कंप्लेंट्स जो कि पीटीएसडी के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, अगर ये अपेयर होते हैं तो यू कैन बी लेबल एज अ केस ऑफ एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर और पीटीएसडी अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरिया फुलफिल्ड। तो ये इसका एक बैकग्राउंड है। साइकेट्री में मैंने बताया था कि इवेंट की बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस है। एक अच्छा साइकेट्रिस्ट जब भी किसी पेशेंट को ऑन द बेड साइड या ओपीडी या क्लिनिक असेस करेगा तो सबसे पहले पूछेगा कंप्लेंट्स सुनने के बाद कि इससे पहले क्या हुआ था, क्या कोई ऐसा इवेंट हुआ था जिससे ये सिम्टम्स स्टार्ट हुए या ये अलामत शुरू कैसे हुए। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था कि अगर एक लॉस इवेंट हो, लॉस इवेंट, most probably the consequence is depression. Somebody suffers a loss in business, somebody suffers a loss, a failure in exams, rejection in an interview, so he is likely to suffer depression। अगर इवेंट जो है वो एक थ्रेटनिंग इवेंट है, फ्राइटनिंग इवेंट है, most probably anxiety disorders would occur। Anxiety disorders are more likely to occur। फोबिया हो सकता है, पैनिक डिसऑर्डर हो सकता है, जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर हो सकता है। अगर इवेंट चेंज इवेंट है, एक बंदे ने शादी कर ली, चेंज इवेंट है। फीमेल्स के लिए स्पेशली, वो एक घर छोड़कर किसी और घर में जाते हैं, एक फैमिली छोड़कर किसी और फैमिली के साथ उनका बॉन्ड बनता है, एक सिटी छोड़कर किसी और सिटी जाते हैं, या आप पहले स्कूल में पढ़ रहे थे एक नॉर्मल स्कूल में, बाद में आप रेजिडेंशियल स्कूल में एडमिट हो जाएं, अब एक रेजिडेंशियल एरिया में थे फिर नॉर्मल स्कूल में आ जाए, दोनों तरह पॉसिबल है।
आपकी जॉब में चेंज आ जाए, आपकी रूटीन में चेंज आ जाए, आप मकान शिफ्ट कर लें, आप कंट्री चेंज कर लें, ये सारे के सारे चेंज इवेंट्स अगर हो और उसके बाद परसिस्टेंटली आप में साइकेट्रिक कंप्लेंट्स हो, तो मोर लाइकली वी कैन लेबल इट एज एडजस्टमेंट डिसऑर्डर। डिप्रेशन भी हो सकता है, एंजाइटी भी हो सकती है। हमने हर एक के सिम्टम्स को देख कर ही के ICD-11 या DSM-5 के मुताबिक उसे डायग्नोस करना है। अगर एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो, जो कि आज हम पढ़ रहे हैं, कैसे ट्रॉमेटिक इवेंट, अभी मैं आपको सारी लिस्ट बता दूंगा। अगर एक ट्रॉमेटिक इवेंट हो और उसके बाद साइकेट्रिक स्पेसिफिक कंप्लेंट्स स्टार्ट हो जाए, तो हम PTSD मोस्ट प्रोबेबली डायग्नोस कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट के आपने वार्ड में पूछा, कुछ सिम्टम्स थे, साइकोटिक, डिप्रेसिव, लो एनर्जी, लैक ऑफ मोटिवेशन, और कैनबिस पेशेंट ने लिया है, तो इट इज कैनबिस इंड्यूस्ड कंडीशन। सो कैनबिस इंड्यूस्ड साइकोसिस हो सकता है। बेशक वो मूड रिलेटेड यानी मैनिया की तरह के फीचर्स शो करें, कैनबिस लेने के बाद स्टार्ट हुए, कैनबिस स्टॉप करने के बाद डिसअपियर हो गया, तो आप इजीली वो टेम्पोरल रिलेशन, कॉजेटिव रिलेशन बना सकते हैं कि इट इज ड्रग रिलेटेड कंडीशन। डिलीवरी हो, a female delivers a baby and then she develops psychiatric symptoms, so it is most probably postpartum condition। all of a sudden, out of a blue, all of a sudden psychotic phenomena start हो जाए, कोई कॉज मालूम नहीं, कोई इवेंट हुआ नहीं, बिल्कुल सडनली कुछ हो, तो इसमें अक्सर हम स्किज़ोफ्रेनिया सस्पेक्ट करते हैं, अगर वो ड्यूरेशन कंप्लीट हो। तो लिहाजा इवेंट बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंस रखता है साइकेट्री में। अब जो हम इवेंट डिस्कस कर रहे हैं आज, वो है एक ट्रॉमेटिक इवेंट। इवेंट ट्रॉमेटिक हो, ट्रॉमेटिक लाइक व्हाट, अब ये लिस्ट आप देख लीजिए। वायलेंट एक्सीडेंट या क्राइम, आप उसका हिस्सा बने या आप ऑब्जर्व कर लें। एक मिलिट्री कॉम्बैट का आप हिस्सा बने, असॉल्ट आपके ऊपर हो, यू आर किडनैप्ड, you observe or suffer a natural disaster like fire, earthquake, flood, and you are being diagnosed of a terminal illness, a serious illness like AIDS, like cancer, or you suffer sexual abuse, or you observe accident, which I have mentioned earlier also. So in sare events के बाद, the most probable reaction can be, number one, fear and helplessness. You will develop fear. You may relive the condition, you may reliving the experience. How do we relive the experience? उस फिनोमिना के अगर आपको बार बार थॉट्स आए, इंट्रूसिव थॉट्स, या उसके सीन्स आपकी आंखों के सामने बार बार आए, जिसे हम फ्लैशबैक्स कहते हैं, या आप उस ड्रेडफुल इवेंट को बार बार ख्वाब में देखें, यानी नाइटमेयर्स आपको आए, तो यू आर रीलिविंग द एक्सपीरियंस। या आप अवॉइड करने लगे, यू शो अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगर्स, अवॉइडेंस ऑफ साइट, अवॉइडेंस ऑफ स्मेल ऑफ that resembles that event, avoidance of sound that resembles that event. So this reaction is most probably diagnostic of PTSD, post traumatic stress disorder। इसके साथ आपके बाकी एक्सपीरियंसेस क्या हो सकते हैं, आपके बाकी रिएक्शंस क्या क्या हो सकते हैं? यू कैन शो डिप्रेशन, यू कैन शो एंजाइटी, you can have cognitive difficulties after suffering that event.
So PTSD is mainly event related. इसके प्रिंसिपल सिम्टम्स जो ऑक्सफोर्ड में दिए हैं, केपलान एंड सेडॉक में दिए हैं, उनको इन ग्रुप्स में डिवाइड किया है. ऑलमोस्ट एक 3 ग्रुप्स का एक ट्राइड बनता है. सो ऑलवेज थिंक इन टर्म्स ऑफ ट्राइड्स इन साइकेट्री. क्या ट्राइड है? नंबर 1 हाइपर अराउजल, याद रखें, हाइपर अराउजल. Second, intrusions in reliving the experience. Third, avoidance. Now let's see the details. What happens during the hyperarousal? What are the features? There is persistent anxiety, persistent irritability. आपका मूड irritable रहता है. You develop sleep problems. आपकी concentration affect होती है, so you develop poor concentration. So these 4 are parts of the hyperarousal component of PTSD. Intrusions में क्या होगा कि intense intrusive imagery आपको होगी, मुसलसल intrusive thoughts आपको आएंगे, images आएंगे आपके माइंड में उसी इवेंट से रिलेटेड, और वो मंजर बार बार आपके सामने आएगा ड्यूरिंग द डे, तो यू डेवलप फ्लैशबैक्स ऑफ द इवेंट, या रिकरेंट डिस्ट्रेसिंग ड्रीम्स आप उसी इवेंट के देखेंगे. सो दिस इज इंट्रूजन. And what happens during the avoidance component of PTSD? So number 1, when you're asked to recall the event, आप हर एक एस्पेक्ट उसका रिकॉल करके डिस्क्राइब नहीं कर सकते. So there is difficulty recalling stressful events at will. Number 2, आप उसके हर रिमाइंडर को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं. अगर कहीं पर कोई स्मेल उस इवेंट की तरह है, आप अवॉइड करते हैं. आप कहीं पर कोई साउंड उस इवेंट की तरह आपने सुनी, आप एकदम से चौंक पड़ते हैं और आप अवॉइड करते हैं. एक नज़ारा, एक साइट उसी तरह से आपको दिखाई दे, आप एकदम से चौंक पड़ते हैं. लोग उसी तरह की डिस्कशन किसी और इवेंट की कर रहे हैं, आप अवॉइड करते हैं कि कहीं उस इवेंट का तस्करा तो नहीं हो रहा. टेलीविजन में न्यूज़ आती है उस इवेंट के बारे में, आप ऑफ कर लेते हैं टेलीविजन, आप न्यूज़पेपर नहीं देखते हैं, आप सोशल मीडिया अवॉइड करते हैं. ठीक है, तो आप उस इवेंट के हर रिमाइंडर को अवॉइड करते हैं. एंड देन यू हैव इनएबिलिटी टू फील इमोशंस. आप अपने इमोशंस को फील ही नहीं करते. इस कंडीशन को कहते हैं नम्बनेस. देयर इज कंप्लीट नम्बनेस, आपको इमोशंस फील ही ना हो और आप सबसे डिटेच हो जाते हैं. इट इज डिटेचमेंट, डिमिनिश्ड इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज. मोर ओवर, अक्सर जो एक इवेंट सरवाइव करते हैं उनमें एक गिल्ट आता है, एक शेम फील करते हैं. इसे कहते हैं सर्वाइवर्स गिल्ट. एंड दे बिगिन टू क्वेश्चन द एग्जिस्टेंस एंड पर्पस ऑफ लाइफ. उनका कंप्लीट विजन लाइफ के बारे में, इसकी एग्जिस्टेंस के बारे में, इसके पर्पस के बारे में, इसके फ्यूचर के बारे में चेंज हो जाता है. सो दे थिंक डिफरेंटली. यही है वो कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट जो अक्सर पीटीएसडी के पेशेंट्स सफ़र करते हैं. सो टू कंक्लूड, द ट्राइड इन पीटीएसडी, इट इंक्लूड्स हाइपर अराउजल, इंट्रूसिवनेस एंड अवॉइडेंस. तो किसी भी इवेंट के बाद अगर आपको ये क्राइटेरिया मिले, आप एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, डिप्रेशन, एंजाइटी, साइकोसिस या कुछ और, या हम जो कहते हैं एक्यूट एंड ट्रांजिएंट साइकोटिक डिसऑर्डर, उसकी बजाय आप पीटीएसडी लेबल कर सकते हैं पेशेंट को. पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, अगेन इट मे बी डिफिकल्ट टू read the fonts. I'll still read. वही सारे के सारे कंप्लेंट्स यहाँ पर इनलिस्ट किए हैं. देखिए, आप लेफ्ट टू राइट स्टार्ट कर लें. अवॉइड थिंकिंग ऑफ द ट्रॉमा, अवॉइड टॉकिंग ऑफ द ट्रॉमा, easily frightened, negative mood, negative thinking, always on guard, always feeling on the edge, always feeling threatened, avoiding places, avoiding activities, flashbacks about the event, cannot concentrate, and sometimes patient can show aggressive behavior. He loses interest,
feels guilt or shame, may go for substance abuse as a maladaptive coping skill, develops sleeping difficulty, and can see bad dreams also. Further, वही points repeat हुए. From the left top start करते negative alterations in mood, alterations in arousal or reactivity, duration इसका क्या होगा. जो DSM-5 का क्राइटेरिया है, उन्होंने कहा कि अगर लेस देन 1 मंथ ये कंडीशन तो एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं, बियॉन्ड 1 मंथ वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं. जबकि ICD-10 में डायरेक्टली पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर डायग्नोस करते हैं if it continues for many weeks. There is intrusiveness, avoidance, functional impairment, stressor is known, and exclusion क्या है. आपने बाकी चीज़ों को एक्सक्लूड करना है. अगर किसी पेशेंट को पहले से डिप्रेशन हो, एक ट्रॉमेटिक इवेंट हुआ, क्या उसे PTSD हो सकता है? जी हाँ. ऑक्सफोर्ड में लिखा कि अगर प्री एग्जिस्टिंग साइकेट्रिक डिजीज है तो PTSD आप पर भी डायग्नोस कर सकते हैं. तो ये आपने एक्सक्लूड नहीं करना इस केस में कि चूंकि डिप्रेशन तो वही वर्स हुआ है, वो वर्स भी हो सकता है, PTSD भी डेवलप हो सकता है, मगर आपने बाकी कॉजेज सारे एक्सक्लूड करने, ऑर्गेनिक काज एक्सक्लूड करना है, एडजस्टमेंट डिसऑर्डर एक्सक्लूड करना है, एंजाइटीज डिप्रेशन एक्सक्लूड करने हैं, एक्यूट स्ट्रेस रिएक्शन एक्सक्लूड करना है, एंड्योरिंग पर्सनैलिटी चेंज वो भी इसके DDs में वो भी एक्सक्लूड करना. वो सारे के सारे हम DDs में पढ़ लेंगे कि क्या क्या क्राइटेरिया आपने एक्सक्लूड करके PTSD को डायग्नोस करना है. सो ये इसकी एक हिस्ट्री थी कि वियतनाम वेटरन्स when they were returning to their country they developed psychiatric problems and they were labeled as suffering from PTSD. लाइफ टाइम प्रिवेलेंस इसकी कितनी है? 8% याद रखें. ऑक्सफोर्ड में 7.8% लिखा है, वही 8% ही बनता है कि प्लान में 8% लिखा है. अब ये लाइफ टाइम प्रिवेलेंस फीमेल्स में और मेल्स में डिफरेंट है. इन वुमेन इट इज 10%, इन मैन इट इज 4%. मगर हम कॉमन एक वैल्यू 8% की कंसिडर करते हैं, तो लाइफ टाइम प्रिवेलेंस इन वुमेन इज 10%, इन मैन इट इज 4%. सो याद रखें इट इज मोर कॉमन इन फीमेल्स. एक स्टडी थी नेशनल वियतनाम वेटरन्स रीएडजस्टमेंट स्टडी NVVRS. इसके मुताबिक जो वियतनाम से सोल्जर्स ने रिटर्न किया, उन सोल्जर्स में देखा गया कि 30% had 30% of veterans returning from Vietnam had full-blown PTSD. Full-blown PTSD. ये बहुत ज़्यादा परसेंटेज है, यानी हर 100 में 30 लोगों को फुल ब्लोन PTSD था जो वियतनाम से वापस आ रहे थे. एडिशनली फर्दर ये देखा गया कि 22.5 रिमेनिंग पॉपुलेशन में, रिमेनिंग 70% में 22.5% में पार्शियल PTSD के सिम्टम्स थे. सो एडिशनली 22.5% had partial PTSD. फर्दर ये देखा गया कि जो वेटरन्स अफगानिस्तान में और इराक में फाइट कर रहे थे, उनमें 13 से लेकर, एक जगह 13% की लिखी है, एक जगह 17% की वैल्यू लिखी है, had PTSD. Those returning from Afghanistan and from Iraq, they had 13 to 17% PTSD. एक और कंडीशन कैप्लान एंड सेडॉक में लिखी, गल्फ वॉर सिंड्रोम. जो सोल्जर्स गल्फ वॉर से रिटर्न कर रहे थे, कुवैत इराक वॉर, दैट इज गल्फ वॉर, तो उनमें भी बहुत सारे साइकेट्रिक
और फिजिकल कंप्लेंट्स थे, तो उसे एक अलग से नाम दिया गया गल्फ वॉर सिंड्रोम। मगर बाद में ये देखा गया कि बहुत सारे पेशेंट्स में, उनमें सोल्जर्स में गल्फ वॉर सिंड्रोम के कंप्लेंट्स बीते बीते पीटीएसडी के बीते बिल्कुल दोनों पैरेलल चल रहे थे, और कुछ सिम्टम्स उनके डिफरेंट भी थे, जिसकी वजह से ये अलग नाम रखा गल्फ वॉर सिंड्रोम। PTSD can occur at what age? It can occur at any age, any in capital, at any age. Children, adults, at old age, PTSD can occur. Most prevalent in middle ages, in the adults, in young adults, sorry. Most prevalent in young adults. Young adults में PTSD ज़्यादा common है. Men are more exposed to combat warlike situation. Women are more exposed to assault. And no one is immune to PTSD. No one is immune to PTSD. क्या रिस्क फैक्टर्स है जो ऑक्सफोर्ड में भी दिए है, अली 2007 की स्टडी में, केपला में भी ऑलमोस्ट एक सिमिलर लिस्ट है। दोज हु आर सिंगल, दे आर मोर प्रोन टू डेवलप PTSD. डिवोर्स्ड इंडिविजुअल्स में ज़्यादा चांसेस हैं, विडोज में ज़्यादा चांसेस हैं, सोशली विड्रॉन हो, लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस हो, वल्नरेबिलिटी बढ़ जाती है, जेनेटिक वल्नरेबिलिटी हो। देखिए, अगर 4 भाई हैं, 4 के 4 एक ही तरह का ट्रॉमा फेस करें, एक में PTSD हो रहा है, बाकी 3 में नहीं हो रहा, जिसमें हो रहा है इट मीन्स वो जेनेटिकली ज़्यादा वल्नरेबल था। 4 फ्रेंड्स हैं, सारे के सारे एक जगह एक तरह का ट्रॉमा फेस कर ले, एक में डेवलप हो, बाकी में डेवलप ना हो, तो जिसमें डेवलप हो रहा है इट मीन्स उसमें जेनेटिक वल्नरेबिलिटी थी। Females are more at risk to develop PTSD. If there is an earlier history of trauma, the individual is more prone to develop PTSD. Neuroticism यानी न्यूरोटिक पर्सनालिटी हो, एंग्शियस पर्सनालिटी ट्रेट्स हो, उनमें PTSD के होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। फर्स्ट डिग्री रिलेटिव्स में डिप्रेशन हो, तो फिर इंडिविजुअल्स में PTSD के होने के चांसेस ज़्यादा है। एंड लोअर इंटेलिजेंस इज वन ऑफ द रिस्क फैक्टर्स फॉर डेवलपिंग PTSD. कोमॉर्बिडिटीज क्या हो सकती PTSD के साथ? वी हैव जस्ट डिस्कस्ड, डिप्रेशन हो सकता है, सब्सटेंस रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो सकता है आपके पास पेशेंट OPD में PTSD की कंप्लेंट्स न लेकर आए, वो डिप्रेशन के साथ प्रेजेंट हो, सब्सटेंस अब्यूज के साथ प्रेजेंट हो, एंजाइटी डिसऑर्डर के साथ प्रेजेंट हो, इवन बाइपोलरिटी के साथ पेशेंट्स प्रेजेंट कर सकते हैं। यू हैव टू स्क्रीन हिम आउट फॉर द PTSD. एटियोलॉजी नंबर 1 इज स्ट्रेसर। सबसे बड़ा कॉज वो स्ट्रेसफुल इवेंट है जिसकी वजह से ये सिम्टम्स स्टार्ट हो सकते हैं। वही लिस्ट जो अभी हमने डिस्कस की, वायलेंट एक्सीडेंट और क्राइम, military combat or assault, being kidnapped, a natural disaster, being diagnosed of a serious or terminal illness, and sexual abuse. So these are the stressful events which can lead to PTSD. साइकोडायनेमिक थ्योरी के मुताबिक जो भी इवेंट हो, स्ट्रेसफुल इवेंट, उसकी वजह से अगर PTSD हो रहा है इट मीन्स एक अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पेशेंट के माइंड में था, एक अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट पहले से पेशेंट के माइंड में था, इस इवेंट ने उसको रीएक्टिवेट किया है। एक क्वाइसेंट एक्टिव इनएक्टिव इवेंट कॉन्फ्लिक्ट माइंड में अनरिजॉल्व्ड, उसे इस इवेंट ने ट्रिगर किया है और PTSD के सिम्टम्स स्टार्ट हुए हैं। तो देखिए वर्डिंग्स क्या याद रखनी है कि ट्रॉमा हैज रीएक्टिवेटेड अ प्रीवियसली क्वाइसेंट या क्वाइट येट अनरिजॉल्व्ड साइकोलॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट। कॉग्निटिव बिहेवियरल फैक्टर्स, बिहेवियरल मॉडल के मुताबिक जिन इंडिविजुअल्स में PTSD होता है दे गो फॉर फेयर कंडीशनिंग, they go for fear conditioning.
वो उस जैसे हर वो जो इवेंट हुआ है, उस इवेंट में जो जो स्टिमुलाई उसने देखे, उसके हर स्टिमुलस के साथ वो फेयर एसोसिएट कर लेता है। वह उसने जो स्मेल उस वक्त महसूस की, उस स्मेल के साथ थ्रू आउट लाइफ उसे फेयर होगा। whenever he is exposed to the same smell he'll be developing fear। तो उसने एसोसिएट किया है फेयर स्मेल के साथ। उस तरह का इवेंट जब भी वो देखेगा, साइट उसके साथ वो फेयर एसोसिएट करेगा। उस तरह का कोई साउंड वो सुनेगा, उस तरह का कोई भी दूसरा ट्रिगर होगा, अदर ट्रिगर्स रिजेंबलिंग द इवेंट, तो ये इंडिविजुअल उनके साथ फेयर एसोसिएट कर चुका है, तो फेयर कंडीशनिंग हो जाएगी। सो देयर इज फेयर कंडीशनिंग क्लासिकल थ्योरी के मुताबिक। कॉग्निटिव मॉडल के मुताबिक, जो कॉग्निटिव थ्योरी है उसके मुताबिक, इन इंडिविजुअल्स के हिप्पोकैम्पस में मेमोरीज अनप्रोसेस्ड फॉर्म में रह जाती है, पूरी तरह से मेमोरी प्रोसेस नहीं होती। सो मेमोरीज रिमेन अनप्रोसेस्ड इन द हिप्पोकैम्पस, सो दे कैन intrude into mind over and over again in the form of intrusive thoughts, flashbacks, and dreams. So memories in unprocessed form in hippocampus can lead to intrusiveness, and it is one of the major component of PTSD. Number two, there is a negative appraisal of symptoms. उस वक्त जो जो सिम्टम्स उसे फील होते हैं, हर एक को नेगेटिवली अप्रिशिएट करता है, नेगेटिवली अप्रेस करता है, नेगेटिवली इंटरप्रेट करता है। फॉर एग्जाम्पल हार्ट बीट बढ़ गई है तो कहेगा कि मुझे शायद हार्ट की प्रॉब्लम है, आई मे हैव गॉट अ वेल्वुलर लीजन और अ क्लॉट और एनी अदर एबनॉर्मलिटी ऑफ हार्ट, तो वो नेगेटिवली अप्रेस करता है अपने सिम्टम्स को, और यही बन जाता है मेंटेनिंग फैक्टर फॉर द कंडीशन। ऑक्सफोर्ड में लिखा है मेंटेनिंग फैक्टर्स, तो जो मेंटेनिंग फैक्टर्स है वो क्या है, वही नेगेटिव अप्रेजल ऑफ इनिशियल सिम्टम्स। सो बी साइकोडायनेमिक थ्योरी क्या था कि एक अनरिजॉल्व कन्फ्लिक्ट जो कि पहले क्वाइसेंट था, क्वाइट था, अब वो दोबारा रिएक्टिव हो जाता है इस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद। बिहेवियरल मॉडल के मुताबिक पेशेंट्स दे डेवलप फेयर कंडीशनिंग, वो फेयर एसोसिएट कर लेते हैं उस इवेंट के हर ट्रिगर के साथ। थर्ड, कॉग्निटिव मॉडल के मुताबिक मेमोरीज रिमेन इन द अनप्रोसेस्ड फॉर्म एंड दे कैन इंट्रूड इनटू योर कॉन्शियसनेस अगेन एंड अगेन। A negative appraisal of symptoms occurs, which can be a maintaining factor for the condition also. बायोलॉजिकल फैक्टर्स, ये देखा गया है कि इन इंडिविजुअल्स में कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है। कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा यूटिलाइज होता है इन इंडिविजुअल्स में, तो उसका लेवल कम हो जाता है। अब कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाने के लिए CRH बढ़ जाएगा, कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जो कि हाइपोथैलेमस से आता है पिट्यूटरी की तरफ, उसका लेवल बढ़ जाता है ताकि कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाया जा सके। एंड देयर आर मोर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड रिसेप्टर्स सीन which again shows decreased level of cortisol। तो कॉर्टिसोल बहुत ज़्यादा इनमें एक्टिवली यूज़ होता है, अब वीडियो में भी देखेंगे एट दी एंड। और कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ाने के लिए CRH कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन ज़्यादा रिलीज होता है। कॉर्टिसोल कहाँ से सेक्रेट होता है, एड्रिनल कॉर्टेक्स से। CRH कहाँ से सेक्रेट होता है, हाइपोथैलेमस से। मजीद ये देखा गया कि इन इंडिविजुअल्स में नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है, नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है, इसीलिए इन्हें नर्वसनेस, इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर, इंक्रीज्ड हार्ट रेट, पाल्पिटेशंस, स्वेटिंग, फ्लशिंग एंड ट्रेमर्स ये फील होते हैं। तो नॉर एपिनेफ्रिन का लेवल इन इंडिविजुअल्स में ज़्यादा देखा गया है, कॉर्टिसोल का लेवल कम देखा गया है। PTSD में बेजल कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है, फर्दर ये ऑब्जर्वेशन है। और ओपियोइड सिस्टम में बीटा एंडोर्फिन कंसंट्रेशन कम हो जाती है, उन्हें पेन ज़्यादा फील होता है। इसीलिए अगर हम ओपियोइड एगोनिस्ट उन्हें देते हैं तो उनकी कंडीशन कुछ बेहतर हो जाती है। ये एक स्टडी में देखा गया कि अगर ओपियोइड एगोनिस्ट्स
आप पीटीएसडी के पेशेंट्स को देखते हैं तो उनके सिम्टम्स में रिलीफ आता है, इसलिए कि इन इंडिविजुअल्स में बीटा एंडोर्फिन्स का लेवल कम हो जाता है, उन्हें पेन ज़्यादा फील होता है। तो अपने समरी क्या याद रखनी है, सिंपली ऐसे एग्जामिनर्स लाइक ब्रिगेडियर मोहम्मद हुसैन राना वो सबसे ज़्यादा ये फैक्टर्स पूछते हैं। तो पीटीएसडी में बाज़ वक़्त वो इसी में पूरा लॉन्ग केस का वाइवा ले लेते हैं, उन्हें वो आपसे कहते हैं कि हमें पता है कि आपको पीटीएसडी का पता है, यू नो द ट्रीटमेंट, जस्ट टॉक अबाउट द न्यूरोबायोलॉजी। तो लिहाजा कॉर्टिसोल का लेवल कम हो जाता है, नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है, कार्डियोवैस्कुलर एक्टिविटी बढ़ जाती है और बीटा एंडोर्फिन्स कम होते हैं। कभी कभार थ्योरी के क्वेश्चन में आता है कि राइट डाउन द न्यूरोबायोलॉजी ऑफ पीटीएसडी। तो एचपीए एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट यही है, हाइपोथैलेमिक पिट्यूटरी एक्सिस की इन्वॉल्वमेंट यही है, एचपीए। इन्वॉल्वमेंट ब्रेन इमेजिंग पर हम दो चीजें देखते हैं, हिपोकैम्पस का वॉल्यूम श्रिंक कर जाता है, एमिगडाला इज ओवर एक्टिव। तो एमिगडाला ओवर एक्टिव होकर बहुत ज़्यादा एंजाइटी के फीचर्स, फियर के फीचर्स जो है वो कॉज करता है। सो हिपोकैम्पस श्रिंक्स, एमिगडाला इज हाइपर एक्टिव। ICD-11 क्राइटेरिया फॉर द डायग्नोसिस ऑफ PTSD, इसमें ये ट्राइड होना चाहिए, री एक्सपीरियंसिंग द इवेंट, इंट्रूसिवनेस, फ्लैशबैक्स और ड्रीमिंग अबाउट इवेंट। एवॉइडेंस के क्राइटेरिया होना चाहिए, अवॉइडिंग द ट्रिगर्स, डिफिकल्टी इन रिकॉलिंग द इवेंट, अभी हमने पढ़ा। थर्ड, देयर मस्ट बी परसिस्टेंट परसेप्शन ऑफ हाइटेंड करंट थ्रेट। अब परसिस्टेंट परसेप्शन ऑफ हाइटेंड करंट थ्रेट होनी चाहिए इन इंडिविजुअल्स में, कि हर वक्त उन्हें बस ये फील हो कि दे आर ऑन द एज ऑफ, दे आर थ्रेटेंड एंड समथिंग बैड इज लाइकली टू हैपन, या वो इवेंट दोबारा रिपीट होने को है, उन्हें बस ऐसा फील हो, तो लिहाजा वो हर वक्त एक फेयरफुल स्टेट ऑफ माइंड में होंगे। नेक्स्ट, सिम्टम्स मस्ट परसिस्ट फॉर एटलीस्ट सेवरल वीक्स एंड कॉज सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन फंक्शनिंग। तो सेवरल वीक्स का की कंडीशन लगाइए। डिफरेंशियल डायग्नोसिस की लिस्ट आपने देखनी है, कुछ इसमें ऑक्सफोर्ड में दिए हैं, बाकी मेंशन नहीं किए। नंबर 1, एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर, DSM-5 में हम कैसे डिफरेंशिएट करते हैं, अप टू 1 मंथ हम एक्यूट स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं, बियॉन्ड 1 मंथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर कहते हैं। एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, इसमें सिम्टम्स की नेचर थोड़ी डिफरेंट होती है। एंड्योरिंग पर्सनैलिटी चेंज आफ्टर अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट, ये आपने लिस्ट लाजमी देखनी है। इसका एक सिनारियो आया था, अगर किसी ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद एक पेशेंट होस्टाइल हो, डिस्ट्रस्टफुल हो, he goes for social withdrawal, हर वक्त वो on the हर वक्त on the edge of threat या on the threatened feel करता हूँ, feels threatened, he feels complete hollowness from inside, hollowness or emptiness, and feels himself changed, कौन से सिम्टम्स हो कि पेशेंट इज hostile to others, goes into social withdrawal, feels threatened at every moment, feels emptiness from within, and feels himself changed। और ये सारे के सारे जो चेंजेस आ जाएं उस ट्रॉमेटिक इवेंट के बाद हो, पहले ना हो, एटलीस्ट 2 साल तक हो, ठीक है। एक कंडीशन क्या है कि 2 years इसमें मस्ट है, आफ्टर द इवेंट हो, किसी और वजह से ना हो
किसी और वजह लाइक सब्सटेंस अब्यूज़ की वजह से या स्किज़ोफ्रेनिया लाइक फीचर्स की वजह से ना हो, तो फिर हम इस कंडीशन को कहते हैं एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी चेंज आफ्टर अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट। तो इस तरह का एक पेशेंट हमने देखा था जो कि कश्मीर के 2005 के अर्थक्वेक के बाद उसकी कंप्लीट पर्सनैलिटी चेंज हो गई थी और सारा क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा था। तो आप फिर उसको स्किज़ोफ्रेनिया या स्किज़ॉइड या कुछ और लेबल नहीं करते, उसे एंड्यूरिंग पर्सनैलिटी चेंज आफ्टर अ कैटास्ट्रोफिक इवेंट लेबल करते हैं। तो ये एक डीडी है पीटीएसडी की। स्पेसिफिक फोबियाज, ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। जनरलाइज्ड एंजाइटी डिसऑर्डर, it is a differential diagnosis. ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस है। पैनिक अटैक्स और डिप्रेशन, ये भी डिफरेंशियल डायग्नोसिस में आप रख सकते हैं अगर इनकी फीचर्स बिल्कुल डिप्रेशन की तरह हो, पेशेंट जो प्रेजेंट कर रहा है सिम्टम्स के साथ, या पैनिक अटैक की तरह हो। असेसमेंट कैसे करते हैं और मैनेज कैसे करते हैं, ये पार्ट मैं कल के लिए रख लेता हूँ, इसलिए कि इट इज़ ऑलरेडी 12:20, तो 10 मिनट ही रह गए, इसमें ये पार्ट शायद कंप्लीट भी ना हो। तो हम ये पार्ट अलोंग विद पीटीएसडी इन चिल्ड्रन, ये इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे, ये कंप्लीट हो जाएगा। अब आप एक वीडियो सिर्फ इसकी सिम्टोमेटोलॉजी को देखने समझने के लिए देख लीजिए, और कल या इससे पर इंशाल्लाह हम 12 बजे कंटिन्यू करेंगे। So just 7 to 8 minutes. Those experiences linger, causing symptoms like flashbacks, nightmares, and negative thoughts that interfere with everyday life. This phenomenon, called post-traumatic stress disorder, or PTSD, isn't a personal failing. Rather, it's a treatable malfunction of certain biological mechanisms that allow us to cope with dangerous experiences. To understand PTSD, we first need to understand how the brain processes a wide range of ordeals, including the death of a loved one, domestic violence, injury or illness, abuse, rape, war, car accidents, and natural disasters. These events can bring on feelings of danger and helplessness, which activate the brain's alarm system, known as the fight, flight, freeze response. When this alarm sounds, the hypothalamic, pituitary, and adrenal systems, known as the HPA axis, work together to send signals to the parasympathetic nervous system. That's the network that communicates with adrenal glands and internal organs to help regulate functions like heart rate, digestion, and respiration. These signals start a chemical cascade that floods the body with several different stress hormones, causing physiological changes that prepare the body to defend itself. Our heart rate speeds up, breathing quickens, and muscles tense. Even after a crisis is over, escalated levels of stress hormones may last for days, contributing to jittery feelings, nightmares, and other symptoms. For most people, these experiences disappear within a few days to 2 weeks as their hormone levels stabilize. But a small percentage of those who experience trauma have persistent problems, sometimes vanishing temporarily, only to resurface months later. We don't completely understand what's happening in the brain,
But one theory is that the stress hormone cortisol may be continuously activating the fight, flight, freeze response while reducing overall brain functioning, leading to a number of negative symptoms. These symptoms often fall into 4 categories: intrusive thoughts, like dreams and flashbacks, avoiding reminders of the trauma, negative thoughts and feelings like fear, anger, and guilt, and reactive symptoms like irritability and difficulty sleeping. Not everyone has all these symptoms or experiences them to the same extent and intensity. When problems last more than a month, PTSD is often diagnosed. Genetics, ongoing overwhelming stress, and many risk factors like pre-existing mental illnesses or lack of emotional support likely play a role in determining who will experience PTSD. But the underlying cause is still a medical mystery. A major challenge of coping with PTSD is sensitivity to triggers, physical and emotional stimuli that the brain associates with the original trauma. These can be everyday sensations that aren't inherently dangerous, but prompt powerful physical and emotional reactions. For example, the smell of a campfire could evoke the memory of being trapped in a burning house. For someone with PTSD, that memory activates the same neurochemical cascade as the original event. That then stirs up the same feelings of panic and helplessness, as if they're experiencing the trauma all over again. Trying to avoid these triggers, which are sometimes unpredictable, can lead to isolation. That can leave people feeling invalidated, ignored, or misunderstood, like a pause button has been pushed on their lives while the rest of the world continues around them. But there are options. If you think you might be suffering from PTSD, the first step is an evaluation with a mental health professional who can direct you towards the many resources available. Psychotherapy can be very effective for PTSD, helping patients better understand their triggers. And certain medications can make symptoms more manageable, as can self-care practices like mindfulness and regular exercise. What if you notice signs of PTSD in a friend or family member? Social support, acceptance, and empathy are key to helping and recovery. Let them know you believe their account of what they're experiencing and that you don't blame them for their reactions. If they're open to it, encourage them to seek evaluation and treatment. PTSD has been called the hidden wound because it comes without outward physical signs. But even if it is an invisible disorder, it doesn't have to be a silent one. Mental health conditions impact millions of people around the world, yet are often misunderstood. Check out this playlist to get informed. So that's all for today. See you tomorrow at 12, inshallah. So there's a question from Dr. Umar. I'll be responding to it, inshallah, in the next class.